तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा जिनको मेंस देने जाना है और जो लोग अभी प्री का फॉर्म भरे हैं और नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। ये दो तो इम्पॉर्टेंट थिंग है। तीसरा, इन्फोर्समेंट दरोगा और फॉरेस्ट, जो बिहार का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इन सब का, तो इस सब का एग्ज़ाम क्या है, एक ही आयोग, एक ही एजेंसी, एक ही सिलेबस, इस सब पैटर्न पे बेस्ड हुआ है। तो जो ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए बेस्ट है। इसको आप लोग एक बार जरूर लगाइए मेरे साथ मिलके। बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट्स थे उनका हमेशा से शिकायत रहता था कि सर इससे पहले जो आप कराए हैं उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है अच्छा नहीं है। तो इस सीरीज में जुड़ के आपको अच्छे क्वेश्चंस के कुछ प्रश्न देखने को मिला है। यह क्या है, यह फुल प्रैक्टिस सेट है, यानी 100 प्रश्न है। तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। कभी वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है, कभी थोड़ा कम हो जाती है, डिपेंड करता है कि मैं बीच में एक्सप्लेनेशन कितना देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ों पे आज प्रैक्टिस सेट 7 है, यानी अब तक हम लोग 7 प्रैक्टिस सेटों को यहाँ पे कर चुके हैं। यह भी वीडियो आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे हर दिन के भांति मिल जाया करता है। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि आज जो है और बीच में ही रीजनिंग और करेंट अफेयर्स का वीडियो डाला हुआ है, तो आप जरूर लास्ट में देख लीजिएगा। आई थिंक 92 के बाद कुछ फिर से जीके का क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे देख के उन सब चीज़ों को फिर से आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग आया तो पीछे से छोड़ के निकल जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? चलिए आगे इसका आंसर हम लोग देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको सफिशिएंट समय दूंगा, जैसा कि हर सेट में मैं देते आया हूं। अगर इससे ज़्यादा आपको समय लग रहा है ना, तो इसको पॉज कर लिया कीजिएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। देखिए, ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों के जो है उसके पढ़ाई के बारे में अध्ययन करते हैं। यहीं पे मैं बात करूँ जियोलॉजी। देखिए, जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी क्या होता है? ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेल तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहीं पे सेरोलॉजी का बात करें तो सेरोलॉजी क्या है? सीरम तथा अन्य शारीरिक जो जीव द्रव होते हैं ना, उसके विज्ञान का अध्ययन। और ओरोलॉजी, अब जो ओरोलॉजी देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं उसको करने वाला हूं। उससे पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? देखिए, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। यदि आप 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर घोलेंगे तो क्या होगा? असंतृप्त चीनी का घोल तैयार होगा। तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन क्या है? तो असंतृप्त है। और इसी प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व तो बढ़ जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा। आयतन कभी नहीं बदलेगा, ये एक बात है। ठीक है, क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा। चलिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट थिंग क्या है? मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया था जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट थे। ठीक है, मैं लगभग बहुत प्रैक्टिस सेट कराया। इसके बाद जो बचा है, जो चीज़ है अब आगे कैसे करना है उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम प्रोबेबली था अक्टूबर एंड में होना, लेकिन ये बहुत क्या कितना है, 11, 13, 14 और 16 को मेरा एग्ज़ाम है। हम लोग का मेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कोई भी ये चीज़ है, आप लोगों को लगता होगा कि 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो देने में बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे दोस्त इस 30 और 35 मिनट के वीडियो के लिए ना एटलीस्ट 4 से 5 घंटा हमको मेहनत करना होता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा जो खुद का स्टडी है ना, वो भी हैम्पर हो रहा है। मतलब मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। 7 से 5 जॉब करना और जॉब करने के बाद आके फिर से इन सब चीज़ों को करना, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैं सुबह का 4 बजे के आसपास से मैं आप लोगों को ही देता हूँ। शाम का जो बचा कुछ घंटा कहीं रिप्लाई कहीं कुछ करने में मेरा चला जाता है। तो शायद मैं अभी थोड़ा सा इस चीज़ को देख के, सब चीज़ों को देख के, और चूँकि मैं इतना सारा चीज़ करा दिया हूँ, आप लोगों को क्या करना है, जितना अब तक आप लोग किए हैं ना उस चीज़ को रिवीजन करना है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मैं आपको सीधा सीधा चीज़ बता रहा हूँ। मैं जितना भी करा हूँ उसको रिवीजन करना है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा
नहीं मतलब क्या बोले, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरी भी लाइफ है, मैं भी सोच सकता हूँ, मेरे अपने बारे में भी सोचने का समय है। तो मैं थोड़ा दिनों के लिए रेस्ट चाहता हूँ। मैं स्पेशली बिहार एसएससी के लिए जुड़ा हुआ था आप सबके साथ, बिहार एसएससी को लेकर फोकस कर रहा था। बात रही बिहार दरोगा मेंस की, तो टिल आप लोगों का एग्ज़ाम बिहार एसएससी का 18 तारीख को है, तो हम लोग 19 तारीख से, ठीक है, 19 तारीख या 20 तारीख से हम लोग फिर से जुड़ेंगे बिहार दरोगा के साथ, नए मुहिम के साथ, ठीक है। तब तक क्या करना है आप लोगों को, पढ़ाई करना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। और मुझे भी थोड़ा सा समय चाहिए, तो देख सकते हैं कि मैं भी हूँ, मेरी भी लाइफ है, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं उन चीज़ों को अगर छोड़ दूँ यहाँ पे, तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों से नहीं जुड़ पाऊँगा। ये मेरा समय का मजबूरी कहिए या मेरा जो भी कहिए, ठीक है। इसको देखिए, बाद बाकी आप लोग जितना पीछे सेट हुआ है ना, हर चीज़ों को आप लोग रिवीजन कीजिए। तो मैं बोलना जो चाह रहा हूँ वो मैं बता दूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ आज के बाद अभी फ़िलहाल 18 अक्टूबर तक, चूँकि मेरा ही एग्ज़ाम 13, 14 और 16 है, तो और 16 बीच में एक दिन 17, 18 आप लोग का 18 को एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर से मिल के लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रतिशत ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना चाहिए और कब रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। वह किससे पीड़ित है? तो बुलिमिया से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ जो स्थिरीकरण का फल है वो आपको दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, नीला हरित शैवाल धान में लगता है, ये सब आप जानते हैं, आप सब जाते हैं खेत में। राइजोबियम, राइजोबियम लेगुमिनस, ये मटर में होता है, ये भी आप सब जानते हैं। एजोटोबैक्टर गेहूं में होता है, ठीक है, तो ये तो पता है। ओजोला मक्का में होता है, तो नहीं, ओजोला मक्का में नहीं होता है। ओजोला जो आपका होता है ये धान की फसल में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? क्या होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु परमाणु हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है? क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। यहीं पे एल्केन का मैं सूत्र बता दूं तो CnH2n+2 होता है, और एल्काइन का तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, हो जाएगा एल्काइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोमैफेनिकॉल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है, 1967 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, इस ऑप्शन में जो आपको दिखेगा ना, उसमें पक्की ईंट से बनी इमारत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 से 520 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मैं पिछले ही किसी सीरीज में बताया था, कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे ये न्यायदेव थे, ठीक है। बिहार का क्षेत्र में इनका शासन चल रहा था, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे कौन? हरि सिंह।
अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? कौन थे? तो हकीम खान थे। बात करें हल्दी घाटी के युद्ध का तो यह 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? किनके द्वारा? तो मैडम वाल्वास्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने? विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में चुनार दुर्ग पे आक्रमण करता है, ठीक है। और 1531 में, देखिए 1532 में कहा चुनार दुर्ग पर, उससे पहले 1 साल पहले 1531 में कलिंजर पर आक्रमण करता है। अब 1532 में ही बात करें तो रायसीन का जो महत्वपूर्ण किला होता है उस पर आक्रमण करके जीत लेता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? क्या था? तो राजवामन पद आंदोलन। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। अगर एग्जैक्ट हम लोग डेट का बात करें तो 17 मार्च 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्य का प्रकाश किसके? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए जब भी आप सरस्वती की वंदना करेंगे ना तो सत्य का प्रकाश निकलेगा, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा निभाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? कौन था? तो लीडर जो समाचार पत्र था यह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था और इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। वही मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना करवाए थे। बात करें यहीं पे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की ना, तो न्यू इंडिया और एक और न्यूज़पेपर होता था कॉमनवेल्थ, इन दोनों का जो संपादक थे वो थे आपके एनी बेसेंट। और यहीं पे फ्री प्रेस जो जनरल दिख रहा है, फ्री प्रेस जो जनरल दिख रहा है, ये क्या था? यह एक न्यूज एजेंसी थी, ठीक है। और जो यंग इंडिया दिख रहा है ये कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए यहां पे आपको है बतूता मतलब बात करने वाला, यहां भी है गल करना मतलब बात करना, दोनों जगह बतूता मतलब गल करने से संबंधित है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? 3 ही ऑप्शन दिया था, मैं चौथा ऑप्शन लिख दिया हूं, बहुत सारा यहाँ पे 3 ही ऑप्शन इस सेट में मिलेगा। देखिए दलित मुक्ति जो मोर्चा है, दलित मुक्ति मोर्चा ये बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। बाद बाकी समता सैनिक दल 1926 में, स्वतंत्र मजदूर संघ 1936 में और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में। याद रखना है 26, 36, 56, सैनिक, मजदूर और रिपब्लिक। कैसे याद रखना है? सैनिक, मजदूर और रिपब्लिक, 26, 36, 56। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? आपको बताना है शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सवाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह या कस्बा नहीं है? बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, इसका आंसर में आप मैक्सिमम लोग फंसेंगे। देखिए, आपसे पूछ रहा है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर में कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जामनगर हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला था आप लोग फंसेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? जलग्रहण क्षेत्र किसका सबसे बड़ा है? किसका? तो गोदावरी की। और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1460-65 के आसपास इसका कुछ लेंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचायों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र। अगर मैं बात करूं धारवाड़ की ना, तो धारवाड़ में ज्वालामुखी का हुआ था। ठीक है, विंध्य में, तो विंध्य क्या है? विंध्य में आपको जीवाश्म का पहले था, जीवाश्म यहाँ पे था। और कुड़प्पा जो था, तो कुड़प्पा में आपको आप समझ सकते हैं यहाँ पे था आपका खनिज से। अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, आपको बताना है वो क्या है, किसकी सहायक नदी है? हुगली की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? विश्व का सबसे यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, देखिए ऐसे भी आपको याद रखना होगा कि यूरेनियम खरीदना होगा तो क्या कीजिएगा, किस्त किस्त में जाके लीजिएगा। ठीक है, एक बार में तो नहीं खरीद सकते हैं, किस्त किस्त में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? कहां पे? तो पंपास। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? मुझे नहीं लगता इस पे ज़्यादा आप लोगों को समय देना चाहिए, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी किस पे? तो नीलगिरी पहाड़ी पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। आपसे पूछ दे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का बाउंड जो सीमा कहाँ पे मिलती है, तो इसी नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो दोदा बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत की आपसे देखिए, दक्षिण भारत की आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? महेंद्रगिरी। और नीलगिरी पहाड़ी की तो दोदा बेटा। ठीक है, और दूसरी चोटी तो अनाईमुड़ी। देखिए सबसे बड़ी चोटी अगर दक्षिण भारत की तो अनाईमुड़ी, लेकिन अगर नीलगिरी के पूछ दे तो दोदा बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा? तो लेह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे है लेकिन उनकी ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? कौन सी जल संधि? तो बाब अल मानदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है?
कहाँ पे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST GMT यानी ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है, कितना का अंतर पाया जाता है? तो कितना का? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता, वो भी प्लस का। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी है, अगर आप इसको मैप वाइज देखें ना तो आपको बिल्कुल कंफर्म होगा, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है, ये क्या है? एक कनाडा पड़ता है और इसी के बगल में ग्रीनलैंड पड़ता है, ठीक है, ग्रीनलैंड पड़ता है। तो ये कहाँ पे है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्राटो प्रजाति का है? निग्राटो प्रजाति का कौन सा है? तो सेमांग है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है, किससे? नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, देखिए इसका आंसर्स में ना बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आयोग कभी कुछ मान लेता है कभी कुछ मान लेता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। देखिए बात मैं 1906 का कर रहा हूँ। 1906 में क्या हुआ था? तो तमिलनाडु का जो एक रानीपेट है वहाँ पे पहला उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। इसके बाद 1938 में क्या था? तो वेलुगोला जो है कर्नाटक का, वहाँ पे स्थापित किया गया था। और 1947 में अलवाय केरल में एक जगह है वहाँ पे स्थापित किया गया था। और 1951 में, ठीक है, 1951 में कहाँ पे? तो सिंदरी में उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो ये सब चीज़ है। तो अब यहाँ से पूछा जाता है भारत का सबसे प्रथम, तो भारत तो पहले भी था बाद में भी था, कहीं आज़ाद भारत नहीं लिखा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो देखिए ये 3 था, लेकिन अगर हम लोग सही मायने में देखें ना, सही मायने में कब जो उर्वरक का विकास हुआ था? तो सही मायने में उर्वरक का विकास 1951 में जब सिंदरी था तब हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो बात है कि इसमें क्या टिक लगाए, तो मैं आपको तीनों चारों चीज़ बता दिया हूँ। अब आप समझ सकते हैं क्या टिक लगाना चाहिए। मैं होता एग्जाम में तो मैं सिंदरी लगाता, चूंकि एक्चुअल विकास हुआ था और इसी को मैक्सिमम टाइम आयोग आंसर लगाता है। लेकिन आप तमिलनाडु का रानीपेट भी लगा सकते हैं, 1938 में बेलूगोला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वो भी है। और जो इसके बाद जो होता है 1947 में अलवाय केरल भी, जो आपको जैसा आपको लगे लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग ये सिंदरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितनी है आपको बताना है। कितना है? तो 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहां पर स्थापित किया जाता है? देखिए धन विधेयक कहां पे? तो यह लोकसभा में स्थापित किया जाता है। बात करें अनुच्छेद की तो 110 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? किसको है? तो राष्ट्रपति महोदय को। 143, ठीक है, 143 के अंतर्गत अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो यदि लोकसभा का असहाय का प्रस्ताव पारित कर दे और इस जो असहाय प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व ही उनको नोटिस दिया जाता है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो लाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है?
किसमें? तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। बात करें आंध्र प्रदेश और राजस्थान की तो लोकसभा की सीटें कितने हैं? तो 25 और 25 है। यहाँ पे देखिए पंजाब है, पंजाब में 13 है। असम में बात करें तो 14 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में 39 है। याद रखें, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42 और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 25 है, मैं बताया ही हूँ। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। देखिए, स्थगन अगर आता है तो उसके द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। सत्रावसान के द्वारा भी हो जाता है। अब विघटन भी किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है? देखिए, संचित निधि पे धन निधि का आपसे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मेनली संसद का नियंत्रण होता है। भारत में संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है और इसको मतलब समय समय पे जैसा होता है किया जाता है। लेकिन महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये अपना भी काम करता है। भारत के वित्त मंत्री और अधिकृत मंत्री, यानी ऐसा कुछ नहीं होता, इनका काम है वेरीफाई करना, ठीक है। लेकिन इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसका होता है? तो संसद का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? किसकी? तो अरुणाचल प्रदेश की। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, मैप में ऐसे करके है तो ये वाला पूरा अरुणाचल है, ये वाला क्या है? ये असम है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो बड़ा सा क्षेत्र है, इसलिए आप लगा सकते हैं आइडिया। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे 68 है, मणिपुर का 60 है और मेघालय का भी 60 है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? किसमें? तो अनुच्छेद 280 में। मैं एक चीज बता दूं कि आज जो है इसमें मैथ और रीजनिंग बीच में है, लास्ट में भी कुछ प्रश्न है, तो ऐसा नहीं कि मैथ और रीजनिंग आ गया तो आप स्किप करके आगे निकल जाइए। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए, मैं देखिए कैसे बुक में सब में दिया रहता है, आज भी कहाँ से कहाँ हो चुका है इनमें सब्जेक्ट में लिस्टों की संख्या, और देखिए कैसे 100, 97, 47, 66 ऐसे करके दिया है। देखिए, बात करें हम संघ सूची की ना, तो संघ सूची में अभी कितने लिस्ट हैं? तो संघ सूची में अभी 100 लिस्ट है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात करें राज्य सूची की तो राज्य सूची में अभी कितने लिस्ट हैं? तो राज्य सूची में जो आपके लिस्ट की संख्या है वो है 61, यानी बी का 3 हो जाएगा। और समवर्ती सूची में तो 52 है, तो 2 हो जाएगा, 1, 3, 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कब तक? तो 2026 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? किसको? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? किसके? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है। और ये जो आया कब था? ये नियम आया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू हुआ अप्रैल 1993 में प्रभाव हुआ।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य स्थापित करना है। फिर से मैं बोलता हूं, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो सामाजिक लोकतंत्र भी है, कहीं कहीं आपको गांधीवादी लोकतंत्र भी लगा सकते हैं जब सामाजिक नहीं हो। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहारों के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय। चलिए मैं इसका आंसर पहले देता हूं ताकि आपको झटका लगे। और कितना है? तो 20 सेकेंड है। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्यों 20 सेकेंड है। देखिए, इस गान जो राष्ट्रगान को गाने का जो कुल समय है वो 52 सेकेंड निर्धारित है। ठीक है, कुछ विशेष अवसर पर राष्ट्रगान की धुन को संक्षिप्त रूप में भी बजाया जा सकता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती है और गाने का समय सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। कौन थे? तो जीएमसी बालयोगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगर वो लोकसभा का है तो मिनिमम 25 साल चाहिए, राज्यसभा का है तो 30 साल चाहिए। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? कौन करता है? तो तेल कंपनियां करती है। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? किससे? तो जीडीपी से संबंधित है। देखिए, अब इसमें कुछ डाउट्स होगा क्योंकि कुछ लोग इस प्रश्न को नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं। 1947 में जब अपना प्यारा देश आजाद हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी उस टाइम। अगले 3 दशकों में भी विकास दर बहुत धीमी रही, लगभग 3.5%। 1970 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा, यानी निम्न आर्थिक वृद्धि दर के। अगला प्रश्न है, पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना पूरा का फुल फॉर्म है, प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? कब से? तो 2005 से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? किस वर्ष को? तो 2011-12 को। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। देखिए, यहां भी 3 ही ऑप्शन है। क्या है? कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति, पेट्रोलियम से आपको कहीं मिल सकता है, कहीं कच्चा तेल उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए, ओपन जनरल लाइसेंस। ठीक है, ओपन जनरल लाइसेंस यह किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से। 1 का 2 हो गया। ट्राइसेम, TRYACM, ट्राइसेम क्या है? तो रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक,
ये किससे, तो मुद्रास्फीति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात यह किससे है, ऋण नियंत्रण से, यानी 3 हो गया। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई। कब नई मुद्रा यूरो 1999 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक 1984 जॉर्ज ओरवेल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। किसको, विश्व व्यापार संगठन, और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। क्या है, तो ग्रामीण विकास पर निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से, अभी मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, उसके बाद फिर से जीके जीएस है, तो आप लोग लास्ट तक रहिए। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है। क्या होता है, तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, NAFTA के सदस्य हैं नाफ्टा, NAFTA नाफ्टा के सदस्य आपसे पूछा जा रहा है, कौन है, तो USA, कनाडा और मैक्सिको है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है। क्या है, IRBD मैं कितने बार करा चुका हूं। देखिए 82 मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, आप 82 का देखिए, 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 83, 83 का ऑप्शन डी। 84 ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 ऑप्शन बी। 86, 86 का देख लीजिए, 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 ऑप्शन सी। 89 इसका भी ऑप्शन सी। 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 देखिए, 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 93 ऑप्शन सी। चलिए 94 से फिर जीके स्टार्ट हो गया है। हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था रखते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो USA होना ही होना है, दूसरा भारत होना, चूंकि हम लोग न्यायिक पुनर्वलोकन यानी ये कहां से लिए हैं, तो USA से लिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें है, एक तरफ क्या है, उसके लेखक है। तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता नहीं, तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। कितनी अवधि के, तो ऑप्शन बी 1 माह के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है।
चलिए, यहाँ पे आपको प्रोटेम स्पीकर है नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं होगा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ देना चाहिए, नहीं दिया है वो अलग बात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखिए, समानता का अधिकार के अंतर्गत 14, 16, 15 आ जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 19 इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और आज का आखिरी प्रश्न है, और फिलहाल ये सब आप का आखिरी प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आप जो भी बिहार एसएससी के एक्सपीरियंस है, मैं उन सबको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। जो आप पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस बनाने का, उसको याद करने का, उसको रिकॉल करने का। ठीक है, कुछ लोग अभी भी आएंगे बोलेंगे तो शायद वो मेरी समस्या को नहीं समझ रहे हैं, मेरी भी कुछ समस्या है, तो मैं उन चीज़ों को लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, जिनको भी लगता है कि चैनल अनसब्सक्राइब करके जाना चाहिए और दे आर हैप्पी, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट एंड टेक एनी डिसीजंस, वो कर सकते हैं, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, आने वाले समय में भी नहीं होगा। बाद बाकी मैं जैसे बना था, मैं आप लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन मेरी भी कुछ अपनी है, तो मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को मुझे करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं। हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे और किसी न किसी मुद्दे पे बात करते रहेंगे, जैसे क्या होगा, अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे हम लोगों को करना है, कितने समय बचा है, क्या नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं किसी स्ट्रेटजी वाले वीडियो में। टाटा और बाय बाय।